सबसे बड़ा मोटिवेशन वही रहा था कि बस इस कंडीशन को अब सुधारना है। चलो थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। पापा टायर पंचर का काम करते हैं। प्राइवेट जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। दोस्त यार हैं जो हमें अपने कंफर्ट जोन की तरफ खींचते थे कि वही हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि वही हमें सिलेक्शन से दूर लेके जा रहा है। कि हम किसी भी चीज़ का मन बना लें तो फिर कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो वो ईगो को हट करते हैं, और जो चीज़ ईगो को हट करती है वो इंसान को इतना चेंज कर देती है कि वो सक्सेस जरूर है। 5 मिनट सो लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ, और वो 5 मिनट कब 1 घंटे में 2 घंटे में बदल जाते थे मुझे नहीं पता होता। और थोड़ा सा बस हिम्मत दिखाएं तो हम कुछ आगे प्राप्त कर सकते हैं, वरना कंफर्ट जोन तो हमें अपनी तरफ खींचे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं कपिल कुमार और विकास यादव। दोनों ही स्टूडेंट्स अभी हाल फिलहाल में सिलेक्शन पोस्ट फ्रीज 11 के एग्जाम में सफल हुए हैं, और ना केवल सफल हुए हैं बल्कि बहुत बढ़िया रैंक भी इन दोनों ने अपने आप में ग्रैब की है। अगर बात करूं कपिल कुमार की, तो कपिल कुमार जी ने अभी ऑल इंडिया रैंक 23rd प्राप्त की है, और बात करते हैं अगर विकास यादव की, तो विकास यादव ने अभी ऑल इंडिया रैंक 29 जो है हासिल की है। आखिरकार किस तरीके से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया, किस तरीके से इन्होंने अपने लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को किनारे करते हुए अपनी जो ये यात्रा थी इसको जारी रखा, और फाइनली अपना जो सिलेक्शन है उस मुकाम को इन्होंने पाया। इसके रिगार्डिंग आज सारी बातचीत होगी। एकदम बहुत दिलचस्प मेरी आज बातचीत होने वाली है कपिल से और विकास से, तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिएगा। डेफिनेटली हमारी ये बातचीत आपकी जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है इसमें आपकी हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले कपिल और विकास, आपको भाई बहुत बहुत एक तरीके से आपका स्वागत रहेगा कि आप आज हमारे यहाँ पर टेक्स्ट बुक ऑफिस में आए, और आज आप अपने सभी भाई बहनों को अपनी जो ये पूरी सिलेक्शन की स्टोरी है वो आज अपनी मुझे बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत सबसे पहले करते हैं कपिल से। तो कपिल, एक बार सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा कुछ इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले धन्यवाद सर कि हम आपके दरबार पे आए। थैंक यू। और हमने इतना मौका मिला कि हम आपसे मिले। हम अभी तक क्लासेस तो आपकी काफ़ी देखी हैं, लेकिन फेस टू फेस हम पहली बार मिल रहे हैं, अरे वाह, और मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम कपिल कुमार है और मैं हापुड़ का रहने वाला हूं। और हमारी जो कंडीशन है वो पहले से ही बैकग्राउंड है, क्योंकि पापा टायर पंचर का काम करते हैं और मदर हमारी हाउसवाइफ हैं। तो मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन वही रहा था कि बस इस कंडीशन को अब सुधारना है। बहुत बढ़िया कपिल यार। थोड़ा सा विकास यादव जी से बात कर लेते हैं, फिर हम जो है 1-to-1 बातचीत करना शुरू करेंगे, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप भी जरूर अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। तो विकास यादव जी, पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, देन फिर हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला है उसकी हम शुरुआत करेंगे। पहले तो सर थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए सर। वेलकम सर मैं जैसे विकास यादव गाज़ियाबाद से हूँ। जो पहले मैं बार्क का एग्ज़ाम दिया था, उसमें स्किल टेस्ट में हम बाहर हो गए थे। ओके। मैं भी और कपिल भी गए थे, साथ में गए थे हम। अच्छा, मैं फाइनल में हुआ था, हाँ, काफी मतलब मुझे लग रहा है क्लोज फ्रेंड है आप दोनों ही, और आपकी रैंक भी मिलती जुलती, आपकी 23rd है और आपकी 29th है। नहीं, मिले भी नहीं थे, अभी हाल ही में मिले हैं, मिले भी नहीं थे। गए थे दोनों, बात हुई थी फ़ोन पे। इसका एक दिन पहले था मुझसे स्किल टेस्ट। ओके। हाँ, तो फिर हम वहाँ से दे के आए थे, फिर वहाँ हुआ नहीं था, तो फिर उसके साथ मैंने प्राइवेट जॉब करने लगा था। ओके, प्राइवेट जॉब कहाँ पे कर रहे थे आप? वहाँ नोएडा में कर रहा था मैं। ओके। डिज़ाइनिंग का ही था मेरी जॉब, जो थी जॉब प्रोफाइल। और जॉब के साथ साथ फिर तैयारी भी कर रहा था, जिसमें टेक्स्ट बुक ने मेरी बहुत मदद करी है कि मैं डेली एक एक एग्ज़ाम लगाता था। ओके, मॉक टेस्ट आपने यहाँ से हाँ, लगाया? मॉक टेस्ट लगाता था। ठीक है, और यही सब सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब मैं जो एक एक क्वेश्चन आंसर पर हम बात करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एक मुझे छोटी सी बात मुझे बताना कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करते वक्त कई बार ऐसा आपके जीवन में एक मतलब फेज आता है जब आप खुद से बोलते हो, अधिकतर बच्चों के साथ होता है कि भाई कल से पक्का सीरियस होकर पढ़ाई करूंगा, तो ये आप दोनों के साथ हुआ? हाँ सर, काफ़ी बार होता है कि मतलब अपना जो कंफर्ट जोन होता है वो हमें अपनी तरफ खींचता है कि बस यही मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन वही है कि यदि हम कंफर्ट जोन को अलग कर लें और थोड़ा सा बस हिम्मत दिखाएं तो हम कुछ आगे प्राप्त कर सकते हैं, वरना कंफर्ट जोन तो हमें अपनी तरफ खींच ही रहा है। बिल्कुल, मतलब आपने खुद से ये चीज़ बोली थी, नहीं बोली थी कि यार कल से सीरियस होकर पढ़ाई करूंगा, हाँ, आज सो जाता हूँ? मैं पहले जब मैं स्टार्टिंग में लगा था तो जितने भी एग्ज़ाम्स आते थे मैं सभी को भरता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि हाँ अब एग्ज़ाम्स कम करने लगे। लेकिन मेरे साथ होता था कि मैं चलो आज 5 मिनट सो लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ, और वो 5 मिनट कब 1 घंटे में 2 घंटे में बदल जाते थे मुझे नहीं पता होता था।
फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जब 1 घंटा 2 घंटे में सो रहा हूँ, इस 1-2 घंटे में कोई ऐसा कंपोनेंट होगा, कोई ऐसा अपोजिट पर्सन होगा जो मुझसे आगे निकल रहा है। बिल्कुल, तो फिर मैंने उसका यूज करना स्टार्ट किया, लेकिन मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है ऐसा। बहुत बढ़िया। और विकास, आपके साथ भी ये स्थिति रही होगी? हाँ, शुरू में तो होता था सर कि हाँ चलो थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है फिर लगने लगता है कि प्राइवेट जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो घर वालों को एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए एक गवर्नमेंट जॉब तो होनी चाहिए घर में। ठीक है। विकास, आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं मदरसन में, एज ठीक अ है। डिज़ाइनर ही हैं वो भी। ओके जी, ओके। आप मुझे एक चीज़ बताना, जैसे अभी आपने हालांकि हिंट दिया है, तो आपका जो फ़ोन है वो पढ़ाई के लिए ज़्यादा खुलता था या फिर ब्रेक लेने के लिए ज़्यादा खुलता था? खुलता तो पढ़ाई के लिए था लेकिन पढ़ाई होती नहीं थी। ये सच्चाई है बिल्कुल। ये शुरू में तो ऐसा ही होता है। बहुत बढ़िया भाई। और एक चीज़ और बताइए, जैसे आप थे, जब आप तैयारी कर रहे थे और जब आपकी पढ़ाई नहीं होती थी, तो आपका सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ क्या होता था? कॉमन एक्सक्यूज़ कुछ नहीं, बस यही होता था कि घर से फ़ोन आता रहता है, कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं, या फिर मैं कहीं चला जाता हूँ, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। मतलब ऐसा लगता था कि जो दोस्त यार हैं जो हमें अपने कंफर्ट जोन की तरफ खींचते थे कि वही हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि वही हमें सिलेक्शन से दूर लेके जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता था, हम बैठे हुए हैं, फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं, बस एक इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी मैसेज आया, उन्हें मानो दोस्त ने हमें सडनली कोई रील भेज दी, तो पहले हम उस रील को देखेंगे, फिर आधा घंटा उसके लिए बेस्ट रील निकालेंगे। हाँ, तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम बेकार होता था। तो इसी वजह से बस मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर फ़ोन से पढ़ भी रहे हो तो उसमें एक हवाई जहाज का ऑप्शन होता है, उसे दबा दो, फिर एरोप्लेन आराम मोड। से पढ़ते रहो। ये भी सही है यार अपने आप में। चलो, बहुत बढ़िया लगा। एक चीज़ और मुझे बताना, अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की हम बात करें तो कब होती है वो? मॉक टेस्ट के टाइम पर या फिर रिजल्ट के टाइम पे? सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो देखिए, अगर नया बच्चा है तो पहले तो वो मॉक टेस्ट देगा, तो उस समय तो उसका स्ट्रेस इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उसको उसके आंसर पता रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमें उस समय पे होता है जब हमारे पास एक सीमित समय है, हमें दिखाई दे रहा है कि टाइम आगे चल रहा है, और दूसरी चीज़ की क्वेश्चंस नए नए आ रहे हैं, उनको करने का तरीका क्या है, तो पेपर में अगर आता हुआ क्वेश्चन भी होता है वो भी गलत हो जाता है। तो उस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होती है, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमें करना है। हमेशा फ्री माइंड अगर हम करते हैं तो वो आराम से हो जाता है, लेकिन अगर हम स्ट्रेस लेके करते हैं तो कुछ भी चीज़ हो वो बिगड़ जाती है। बिल्कुल। और आप जब अपनी तैयारी में लगे हुए थे, तो अभी आपने जब फाइनली सिलेक्शन लिया, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था सिलेक्शन पोस्ट के लिए? सिलेक्शन पोस्ट का तो ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट था, लेकिन उससे पहले मैं काफ़ी एग्जाम दे चुका हूँ। तो कई बार आपने फेलियर्स को फेस किया? हाँ, फाइनल मेरिट से मैं बाहर हुआ था। कई बार हुए या 1-2 बार हुए? काफ़ी बार हुआ था। काफ़ी बार। और आप विकास? काफ़ी बार कई सारे एसएससी के एग्ज़ाम दिए, डीआरडीओ बार सब दिए हैं। ओके। तो जब आप बार बार फेल हो रहे थे, तो आपके मन में जरूर आता होगा कि गिव अप कर देते हैं, अब कुछ नया कर लेते हैं, तो उस टाइम पे आपने खुद को कैसे कॉन्फिडेंट रखा? उस टाइम पे तो यही था कि ये नहीं होगा तो उस टाइम प्राइवेट जॉब कर लेंगे, लेकिन टाइम के साथ लगा कि प्राइवेट जॉब में नहीं कर पाएंगे हम, गवर्नमेंट जॉब तो होनी चाहिए एक घर में। जी जी जी। जैसे कि अभी पापा का भी है कि अभी आ गया था कि 2 साल पहले ही उनको ले ऑफ करके निकालने की बात हो रही थी कि देखा था हमने कि प्राइवेट जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, आपको कभी भी निकाल सकते हैं। उनको काम है तो रखेंगे, नहीं है तो आपको कभी भी निकाल देंगे। बिल्कुल, ये सच्चाई है। प्राइवेट जॉब के अंदर जो स्टेबिलिटी नहीं है, और जो कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर, मतलब सबसे बड़ी जो एक अच्छी क्वालिटी है वो यही है कि यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी, आप 60 साल तक बढ़िया अपनी लाइफ को सर्व करते हैं, और इसके बदले में आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं, लाइक मेडिकल आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जॉब सिक्योरिटी के साथ ही साथ आपको बाकी बहुत सारे तरह के अनाउंसेस आपको मिलते हैं यहाँ पर अपनी जॉब के अकॉर्डिंग भी, मतलब सैलरी के अलावा भी। तो नो डाउट बढ़िया तो ये है ही। इसी के साथ एक चीज़ मुझे बताना कि प्रिपरेशन के टाइम जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो कितना मैटर करता है? देखिए, अगर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो सबसे ज़्यादा उसको इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है बच्चा बिल्कुल शिखर तक पहुंच जाता है, लेकिन कुछ चूक हो जाती है जिसकी वजह से वो डाउन हो जाता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है वो पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन वो बार बार दिमाग में वही चीज़ डोलती रहती है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, अब मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, अपना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। तो इमोशनल सपोर्ट फैमिली का भी, अपने साथियों का इतना ज़रूरी है कि यदि उसको संभाल लेंगे तो उस समय पे वो संवर जाएगा, और अगर वो नहीं संभालेंगे तो वो टूट के बिखर जाएगा। बिल्कुल।
और अगर मैं विकास आपसे बात करूं इमोशनल सपोर्ट की, तो आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट किससे मिला? फैमिली से ही मिला, पापा से। पापा खूब सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए जो भी चाहिए आपको पूरी फैसिलिटीज़ देते थे बहुत घर से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट आने के बाद उनको बढ़िया से कस के एक बार गले लगाया नहीं लगाया? अभी नहीं लगा। ये सबसे टफ काम होता है लड़कों के अपने लिए। पापा को गले लगाना। ये बहुत टफ काम है। कोई नहीं, कोशिश करिएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं कर पाऊँ, लेकिन अभी तक नहीं कर पाया। खैर, अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ, जो ज़्यादा आपको टफ लगता है वो क्या है? वो डिसिप्लिन टफ है या फिर खुद को मोटिवेट रखना टफ है? डिसिप्लिन ज़्यादा टफ है मेरे हिसाब से। तो खुद को डिसिप्लिन रखना। डिसिप्लिन रखना, क्योंकि आप हो सकता है 2-4 दिन आप डिसिप्लिन में पढ़ते हो, फिर एक दिन भी गैप हो जाता है ना, उसके बाद पूरा रिदम खराब हो जाता है। ओके, कपिल, आपके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन्ड रहना मुश्किल है या फिर मोटिवेटेड रहना? देखिए, मुश्किल तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन यदि हम किसी भी चीज़ का मन बना लें तो फिर कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है इम्पॉसिबल। बस अपना मन बनाना चाहिए। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि यदि आप डिसिप्लिन में चल रहे हैं तो आप अपने घर के हालात देख लीजिए, मोटिवेशन आपको अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं ना कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, केवल दिशा बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आप अपने घर की स्थिति को अगर देख करके भी चीज़ों को मोटिवेशन में नहीं बदल पा रहे तो फिर शायद बाहरी दुनिया आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी। बहुत बढ़िया लगा आपका जवाब। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, और एक छोटी सी चीज़ मुझे बताइएगा कि रिलेशनशिप या फिर फैमिली का प्रेशर कब ज़्यादा फील होने लग जाता है? काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चा उस स्टेज पे होने लगता है कि एज आउट होती जा रही है, वो काफ़ी अटेम्प्ट दे चुका है और बच्चा सोचता है कि यार मैं फैमिली को क्या जवाब दूँ, मैं फैमिली से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फैमिली मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो वहाँ पे उसको लगता है कि फैमिली मुझे प्रेशर करने लग रही है, लेकिन एक्चुअल में वो चाहते हैं कि तुम हमसे प्रेशर ना लेके अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम करो, हमसे जितने भी अपनी वार्तालाप हैं। क्योंकि देखिए, घर वाले ऐसे हैं, घर वाले और टीचर, हम उनसे जितना अपना मन से खुल के बात करेंगे हमें उनका सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। बिल्कुल बाहर वालों से यदि हम बताएंगे एक बताओ, वो तुम्हें 4 बताने स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल। तो मेरा तो कहना सिर्फ इतना ही है, यदि आप घर वालों से अपनी सारी इमोशनल चीज़ें शेयर कर पा रहे हो तो उनका स्ट्रेस तो कम होता ही है, और दूसरा आपको एक नई दिशा मिल जाती है कि आपको पढ़ाई करनी है तो किस दिशा की तरफ चलना है। दूसरा एक मोटिवेशन आपको सबसे ज़्यादा मिलता है कि मैं अपने घर वालों से ये चीज़ शेयर कर पा रहा हूँ, तो मैं आगे आने वाले समय में अपने लिए भी कुछ कर पाऊँगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। इसी के साथ में एक चीज़ मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, तो मोटिवेशनल वीडियोस ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होती हैं या फिर जो गिल्ट होता है, गिल्ट यानी लाइक आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आपको अंदर ही अंदर खुद पे गिल्ट हो रहा है कि यार तेरे से ये एग्ज़ाम पास नहीं हुआ। तो अगर हम आपकी लाइफ की बात कर लें, जब आप खास करके अपने प्रिपरेशन की जर्नी में होते हैं, तो आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस ज़्यादा काम करेंगे या फिर वो गिल्ट? सर, मेरे हिसाब से तो गिल्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो ईगो को हर्ट करता है, और जो चीज़ ईगो को हर्ट करती है वो इंसान को इतना चेंज कर देती है कि वो सक्सेस जरूर होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। मेनली देखो, मोटिवेशनल वीडियो काम करती हैं, हेल्प भी करती हैं, लेकिन अगर आपको पर्सनली कोई गिल्ट हो रखा है तो फिर तो वो गिल्ट ही आपको आगे तक लेकर के जाएगा, बशर्ते आप उसे पॉजिटिव तरीके से लें। ये ना हो कि आपने उसको नेगेटिव लिया और आपने गिव अप कर दिया, तो उसका तो कुछ सोल्यूशन ही नहीं होता। एक चीज़ मुझे बताइएगा, आप दोनों ही बड़े मतलब एक तरीके से अपने आप में बढ़िया रैंक होल्डर बच्चे हैं, दोनों ने ही ऑल इंडिया रैंक 23rd और 29th प्राप्त किए, तो मेहनत में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब अगर कोई आज की डेट में बच्चा है और वो गिव अप करने जा रहा है, सपोज दैट कोई भी अपना एस्पिरेंट है, बढ़िया मेहनत किया, 2-3 साल उसने अपने प्रिपरेशन को दिए, एंड वो आज गिव अप करने की सोच रहा है कि भाई अब मुझसे नहीं होता, लो मैं रख देता हूँ अपनी हाथ मतलब जो हथियार है, तो उसके लिए आप आज क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरा कहना तो सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, क्योंकि एक हमारे बड़े भैया थे, उन्होंने हमको बताया था, जब कभी वो हमसे मिले थे, उन्होंने बताया था कि एक बार एक राजा होता है, तो वो अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए जाता है। तो जैसे अभी मंत्री आते हैं और काफ़ी वीआईपी गेस्ट आते हैं, तो मंदिर वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए एक अलग लाइन होती है। तो ऐसे ही पहले राजा महाराजा के ज़माने में होता था, पूरा मंदिर खाली करा दिया जाता था। तो सीढ़ियों पे भिखारी बैठे हुए, तो वो भिखारियों को सबको अलग हटा दिया। वहाँ से एक हाथी आया, जो पागल हाथी था, वो आया, तो एक भिखारी ने देखा कि वो राजा की तरफ बढ़ रहा है। तो राजा के जैसे ही उसको जान का खतरा लगा, तो वो पीछे गया, हाथी की पूंछ पकड़ ली, हाथी थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो राजा ने देखा, वो अचंभे में पड़ गया कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे कारनामे हैं, हमारे राज्य में ऐसे ऐसे लोग हैं और हमको पता भी नहीं है। तो उसने बोला कि आप इसे ऑफ़र कीजिए कि ये हमारे यहाँ पे रहे। तो जितने भी उसके राजन थे, तो उन्होंने बताया कि देखिए महाराज, ऐसा है, ये हमारे राज्य में आ तो जाएंगे,
लेकिन ये बिना कुछ सेवा पानी के आपसे कुछ खाना नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अपना मुंह चलाते हैं, अपना कर्म करते हैं, तभी कुछ खाते हैं, वरना कुछ नहीं कर पाते। तो उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप इन्हें लेके आइए, अपने यहाँ पे सब्जी काटने का काम दे देना, सुबह पानी पौधों में दे देंगे, फिर इन्हें कला सिखाइए। ठीक है, तो वो राजा के यहाँ पे रहने लगता है। 2-3 महीने बाद, भाई राजा है, राजा के और भी साथी होते हैं, तो वो कहते हैं आज हम दूसरे राज्य से अपने साथियों को बुलाते हैं, अपने सैनिक का जरूर कारनामा दिखाएंगे। कि ठीक है, उसको बुलाते हैं, ऐसे ही राउंड होता है जैसे उनका मंच होता था जी। तो एक ग्राउंड होता था, वहाँ पे पागल हाथी छोड़ देते हैं, कहते हैं इसकी पूंछ पकड़ के ये इस हाथी को हिलने भी नहीं देगा। वो पूंछ पकड़ता है, हाथी उसको खसीटता हुआ ले जाता है। तो बाद में राजा हंसने लगता है कि यार ये क्या हुआ, और जो दूसरा राजा जिसने उसको रखा हुआ था वो कहता है यार इसने तो मेरी नाक कटा दी। अब बाद में उसको बुलाता है, कहता है कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि देखिए महाराज ऐसा है, पहले मैं अपने जीवन में व्यस्त था, अपने जीवन में मस्त था, मैं कब सो रहा था, कब जाग रहा था, कब नहा रहा था, कब क्या कर रहा था, मुझे अपने लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करना था। लेकिन आपने मुझे एक बंदिश में बांध दिया कि आप सुबह 4 बजे उठा रहे हैं, पौधों को पानी देना, फिर सब्जी काटनी है। मैं आपके अकॉर्डिंग चला, तो जिसकी वजह से मेरी शक्तियाँ कम होने लगी। मैं पहले अपने अकॉर्डिंग चलता था, तो बच्चे का सबसे बड़ी शक्तियाँ वही है कि वो अपने अकॉर्डिंग चले। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे को अपने पे प्रेशराइज कर ले, अपने फैमिली का प्रेशर इतना ले ले। देखिए फैमिली भी तो आपसे यही चाहती है कि आप कामयाब हो, वो कब चाहती है कि आप पीछे रहें, वो तो चाहती है हमारा बच्चा। देखिए एक मतलब मैंने कहानी सुनी थी, उसमें ये था कि माँ बच्चे को गोदी में लेती है और बाप अपने कंधे पे बिठाता है। बिल्कुल। कि माँ वहाँ तक देखती है कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ तू भी देख पाए, लेकिन बाप कंधे पे बिठाता है कि जहाँ तक मैं नहीं देख पा रहा वहाँ तक तू देख पाए। तो मैंने वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे इंस्पायर होकर पढ़ी हुई हैं और इतनी सारी चीज़ें देखी हुई हैं, अपने पास लाइव एग्जाम्पल्स भी हैं काफ़ी सारे। लेकिन बस वही है कि आपके आसपास भी होते हैं, आप एक नज़रिया बदलना है, आप सारी चीज़ें बदल सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, कुल मिलाकर के गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना है बस। बिल्कुल। अगर गिव अप करना भी चाहते हो तो एक बार अपने से क्वेश्चन करो कि स्टार्ट ही क्यों किया था। बिल्कुल सही बात है। जो स्टार्टिंग के दिन आपका जो जोश था, जुनून था, जो आपके सपने थे, उनको एक बार फिर से याद करो, फिर से एक बार गहरी सांस लो और लग जाओ। चलिए, इसी के साथ एक चीज़ और मुझे बताइएगा, आपने जैसे अपनी प्रिपरेशन की, आपने बताया डेली आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, तो जो अपनी टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर आप आए, वहाँ पर डेफिनेटली आपने सुपर पास लाइव में एनरोल किया। तो सुपर पास लाइव में जब आप एनरोल कर रहे थे, तो एनरोल करने के बाद में आपको किस तरीके से हेल्प मिली? देखिए जब हम उसमें एनरोल किया, एनरोल करने के बाद जैसे ही लाइव क्लास चलती थी, हमारा कुछ डाउट होता था, जैसे सर पढ़ा रहे हैं हमको नहीं समझ में आया, हमने बता दिया, सर ने दोबारा बताया, हमको लगा कि ये इस तरीके से नहीं, इसमें हो सकता है कि ये तरीका आजमाया जाए, तो सर उसको भी ट्राई करते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने कुछ बता दिया सर बोलेंगे अरे चल मैं तो अपने तरीके से करूँगा, उसको भी कराते थे। कुछ हमारे अन्य डाउट होते थे उनको भी बताते थे। और जो टेक्स्ट बुक के टेस्ट होते थे ना, हम मतलब उनसे ऐसे थे कि डेली हमको पता चलता रहता था कि हम यहाँ पे वीक हैं। आपने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो अपने कंडक्ट हम कराते हैं उनको अटेम्प्ट किया था? हाँ बिल्कुल किया था। उसमें रैंक आती थी? बिल्कुल आती थी। चलो, आपकी कितनी रैंक आती थी उसमें ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में? उसमें तो 4000 प्लस जाती थी। ओके, मतलब कि कहने का मतलब ये रहा कि लेवल हमारा ठीक ठाक था। हाँ तो वर्थ इट रही वो चीज़ें सारी? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। विकास, आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये एसएससी की जो मतलब आपने प्रिपरेशन की, ये प्रिपरेशन आपके लिए केवल एक एग्ज़ाम था या फिर ये एक लाइफ का एक फेज़ था? ये फेज़ था कि घर वाले चाहते थे कि वो सक्सेसफुल देख सकें हमें जी। तो मिडिल क्लास आदमी सक्सेसफुल ज़्यादातर यही देखता है कि एक गवर्नमेंट जॉब हो घर में। बिल्कुल। हाँ, तो बस इतना ही था। यही था। बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि लेट नाइट स्टडी या फिर अर्ली मॉर्निंग स्टडी, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? अर्ली मॉर्निंग स्टडीज, सुबह सुबह फ्रेश माइंड से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है। और अगर यही बात कपिल आपसे करूँ तो? देखिए सब बच्चों का IQ अलग होता है, सब बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग होता है। हम किसी को ये सजेशन नहीं दे सकते कि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़िए। आपको जब समझ में आ रहा है आप तब पढ़िए। आपको अगर नाइट में समझ आ रहा है तो आप नाइट में पढ़िए। आपको अर्ली मॉर्निंग समझ नहीं, में अगर मैं आपका अपना पर्सनल पूछूं, मैं बोला आपने किसको प्रायोरिटी दी, लेट नाइट को या अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग को दूंगा। दोनों अर्ली मॉर्निंग, मतलब अर्ली बर्ड थे आप। बहुत बढ़िया। इसी के साथ मुझे बताइएगा कि अगर मैं आपसे एक ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करने के लिए कहूँ तो आप मुझे बताइए, मोटिवेशन या फिर गाइडेंस? गाइडेंस। गाइडेंस। गाइडेंस, वेरी नाइस। बिकॉज गाइडेंस के बिना तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो यही गाइडेंस आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर आपको मिली। बढ़िया। इसी के साथ अगर मैं और भी आपसे बात कर लूँ तो अगर आपसे मैं कहूँ कि अपने
जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको आप अपनी तरफ से एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले कपिल आप। देखिए, मेरा कहना इतना है कि यदि आप तैयारी में लगे हुए हैं तो आप माइंड पे बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। यदि आपको लग रहा है कि हाँ पेपर किस तरीके का होगा, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैक्सिमम वही क्वेश्चन आते हैं जो उस तरीके से बनाए जाते हैं जो पेपर में आपको मिल जाए। और देखिए, लेवल अप और डाउन कभी भी हो सकता है, इसका कोई नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि टेक्स्ट बुक ने ज़्यादा ही लेवल अप कर दिया है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि हाँ, ये तो आई थिंक अच्छी बात है। हम जितना टफेस्ट आपको यहाँ पर मॉक करा के भेजते हैं, उतना ही वहाँ पे आपको एग्जाम आसान लगने लग जाता है। बस। और ये आप चीज़ देख भी सकते हैं, आप खुद बता रहे हैं कि आप 4000 के आसपास रैंक थी और वहाँ पे जाकर के आप AIR 23rd या 29th तक पहुँच गए। तो वजह यही थी कि हमने प्रैक्टिस इतनी बढ़िया करा दी कि आपको एग्जाम में आसान चीज़ें लगने लगी। यही चीज़ अगर मैं विकास आपसे कहना चाहूँ कि आपका कोई भी छोटा भाई बहन है वो तैयारी पे लगा हुआ है, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? होता है ना गुरुवाणी टाइप में कि गुरु वचन है, आपने ये लिया तो आपका मतलब एक तरीके से कल्याण हो जाएगा। डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहिए, सिलेक्शन हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात करके। डेफिनेटली आपने सिलेक्शन लिया है और सिलेक्शन लेने के पीछे की जो वजह वो भी आप में साफ दिख रही है कि आप दोनों ही डिसिप्लिन रहे। आपने लास्ट दिन तक गिव अप नहीं किया और सिलेक्शन का एक यही मूल मंत्र है कि आप गिव अप मत कीजिए, लगे रहिए, क्योंकि आज टफ है लेकिन कल वो चीज़ें आसान भी हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का एक तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्पेशली आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप टेक्स्ट बुक ऑफिस पर आए और आपने चीज़ें बहुत बढ़िया से इंटरेक्ट की। तो ऑल दी वेरी बेस्ट मेरे सभी बच्चों को, है ना। अगर आपको ये आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सिलेक्शन स्टोरी इसी तरीके से बताने के लिए तैयार हो जाइए, रात दिन मेहनत कीजिए। आपका सभी का मोस्ट वेलकम रहेगा टेक्स्ट बुक के इस ओपन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय दोस्तों।